नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग का प्रकरण एक बार फिर से चर्चाओं में है। साल 2016 का बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामला एक बार फिर से सामने आने के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई ने हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन बिष्ट को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिपक्ष हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा। किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार कार्य कर रही है। इसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिस कमेटी ने आम लोग, जिसमें सभी धर्म के लोगों के साथ और सभी धर्म गुरुओं से भी बातचीत की गई है। उनके प्रस्ताव भी लिए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा है। हरीश रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए अब यूसीसी की बात कही जा रही है। अगर यह कॉमन सिविल कोड है तो उत्तराखंड का अलग क्यों, मिजोरम का अलग क्यों है? देखिए, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के पास अपने इन वर्षों के अंदर 9 वर्ष उत्तराखंड में और 9 वर्ष देश में और 6 वर्ष उत्तराखंड में बताने के लिए कुछ नहीं है। सवालों से बचने के लिए कॉमन सिविल कोड की आड़ ली जा रही है, उसका मुखट, उसके आड़, उसका ढाल बनाया जा रहा है। और यदि एक कॉमन सिविल कोड है तो फिर उत्तराखंड का कोड अलग, मिजोरम का अलग, केरल का अलग, गुजरात का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग होगा। कॉमन सिविल कोड है, जैसा संविधान की भावना थी, जैसा नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों में समावेशित करवाया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 28 से 29 तारीख के बीच मानसून की दस्तक होने जा रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि अभी प्रदेश में प्री मानसून चल रहा है। वहीं राज्य के कई इलाकों को चिन्हित भी किया गया है जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां पर बीते दिनों हुई बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी के कार्य तय समय पर पूरे होने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी अधिकारियों की हीला हवाली के चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण आवासीय कॉलोनियों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि अभी मानसून आने में समय है, उससे पहले ही सभी कार्य तय समय पर पूरे हो जाएंगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गांव में 11 जून को ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पंकज नाम के एक युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद 12 जून को मृतक पंकज के परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया था। मृतक का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर करीब 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बेलडा गांव में पहुंचकर मृतक पंकज के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की है और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस सरकार में अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं। वहीं मृतक की पत्नी ने कहा कि मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं और कमाने वाला कोई नहीं है और कहा कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। आप उठा लीजिए, रिकॉर्ड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के साथ जाति जुर्म बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है,
धमकी दी जा रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी बेलगाम है, डर का कहीं डर भय अपराधियों में नहीं है और अधिकारी भी बेलगाम है। वीडियो फुटेज इत्यादि देखे उससे सामने आ रहा है कि पूरी एक साजिश रही है और ये लड़का जो पंकज है ये पंचायत चुनावों में जो गड़बड़ियां हुई उसका विरोध भी इसने किया था, तो उसी का ऐसा लगता है कि उसी की साजिश थी कि उसको बदला लेने की नीयत से ये सब किया गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों ही हरिद्वार लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक और हरीश रावत की बेटी अनुपमा, जो कि हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, उन्होंने अपने पिता का साथ देते हुए कहा कि हरीश रावत को लोग हरिद्वार में बहुत पसंद करते हैं। वह हरिद्वार क्षेत्र में लोगों के घरों के अंदर तक हैं, हर व्यक्ति को नाम से पहचानते हैं। ऐसे में हरीश रावत हरिद्वार से एक मजबूत कैंडिडेट हैं। हरीश रावत जी का हरिद्वार से बहुत गहरा संबंध है और मैं खुद की अगर बात करूं, मैं हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हूं। जिस तरीके से लोगों का, मैं खुद जब काम करती हूं तो लोग मेरे काम से पहले हरीश रावत जी के काम को याद करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने ऐसा काम किया, आप भी ये कार्य करते हो तो बहुत अच्छा। तो हरीश रावत जी का हरिद्वार के लोग किस तरीके से उनसे स्नेह रखते हैं, किस तरीके से लगाव रखते हैं, तो जब जाहिर। उधर वन विभाग आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट के देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके आईओ नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है, इन आर्डर के मुताबिक एसआईटी के सुपरविजन ये हमारी डीआईजी एलो करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर ये पूरा? ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचन है। और उधर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बीआरओ बाईपास सड़क, वन वे लूप रोड, शेष नेत्र और बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा, आईएसबीटी अस्पताल विस्तारीकरण एवं मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भगवान श्री बद्रीनाथ की पूजा और दर्शन कर देश की खुशहाली, प्रगति और समृद्धि की कामना की। उधर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल गोलापार क्षेत्र में हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से वहां जमीनों की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प शुल्क में चोरी सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी को मिल रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने न सिर्फ रजिस्ट्री हुई जमीनों की जांच करने के निर्देश दिए, बल्कि जमीन की खरीद फरोख्त की अनियमितताओं को रोकने के लिए भी कहा है। जहां पर हाईकोर्ट का बिल्डिंग का स्थानांतरण प्रस्तावित है, उस क्षेत्र से जमीनों के संबंध में काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। इसके विषय में हमने प्रशासन की तरफ से जांच भी कराई गई, कुछ चालान इत्यादि भी हुए हैं। वर्तमान में भी जो हाईकोर्ट का भवन बनेगा उसकी पेरिफेरी में जितने भी प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल कॉलोनीज वगैरह के काम
या नियम विरुद्ध जो रजिस्ट्रीज इत्यादि के काम हो रहे हैं उनकी जांच करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। रिपोर्ट आने के बाद जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सावन शुरू होने से पहले ही हुई तेज बारिश ने नगर पंचायत में कराए गए करोड़ों के विकास कार्य और सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। बारिश होने से कस्बे के कई मोहल्ले के मकानों और दुकानों में 2 से 3 फीट पानी घुस गया है। साथ ही नगर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दुकानों और मकानों में पानी आ जाने से लाखों का सामान खराब हो गया है, जिसके चलते निवासियों में आक्रोश व्याप्त है और इसको लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पानी निकासी के बंदोबस्त की मांग की है। उधर थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल थाना पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राजधानी देहरादून के डीआईजी एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले टर्नर रोड के एक घर में पति पत्नी का शव बरामद हुआ था, जिसको पुलिस और देखने वाले लोग आत्महत्या मान रहे थे। लेकिन क्लेमेंट टाउन पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में बताया कि वह व्यक्ति मृतका का भाई है और पुरानी रंजिश के चलते उसने अपनी बहन और बहनोई का मर्डर किया है। उधर राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में लूट का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग से उधार लिए पैसे नहीं लौटाने के लिए उसे तस्करी के मामले में फंसाने के नाम से धमकाकर पैसे ऐंठने का काम किया है। बता दें कि आरोपी युवक ने बुजुर्ग से 90,000 रुपए उधार लिए थे, जो वापस नहीं देने के लिए युवक ने बुजुर्ग का 2 मुंहे सांप के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के नाम से ब्लैकमेल किया, जिससे बचने के लिए बुजुर्ग ने बैंक से लोन लेकर और अपना मकान गिरवी रखकर युवक को करीब 45 लाख रुपए दे दिए हैं। इस बात को लेकर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा कि आरोपी ने खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को धमकाकर पैसे ऐंठे हैं, जिसे देखते हुए उस पर आईपीसी की धारा 384, 406 और 402 के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामलों में साक्ष्य को इकट्ठा करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद आगे कोई कदम उठाया जाएगा। थाना क्लेमेंट टाउन में एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की थी कि एक व्यक्ति ने उसके पिताजी से 45 लाख के आसपास रुपए रख लिए और बाद में जब उसने वापस मांगे तो उसको ब्लैकमेल किया, एक वीडियो बना करके उसको अपलोड करने की धमकी दी और जो है अपने आप को एंटी करप्शन ब्यूरो में बताने के कारण उसको जो है धमकाया। इस संबंध में जो है 384 आईपीसी और 420, 406 में मुकदमा। उधर दिनेशपुर में आत्महत्या करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन के भीतर 2 लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी। ताजा मामला वार्ड नंबर 5 से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते एक 22 वर्षीय युवक ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसएसबी स्वयंसेवक अपनी नियुक्ति एवं पेंशन की मांग को लेकर आंदोलनरत है। अपनी मांगों को लेकर कुमाऊं भर के स्वयंसेवकों ने जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में जुलूस निकाला। वहीं सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। जुलूस और प्रदर्शन में अल्मोड़ा जिले के अलावा नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पौड़ी से आए गुरिल्लों ने भागीदारी की। एसएसबी स्वयं सेवक कल्याण समिति के बैनर पर जिले के अनेक लोग गांधी पार्क में पहुंचे। आंदोलन के 5000 दिन पूरे होने पर गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और गांधी पार्क से शिखर चौराहे स्थित शहीद स्मारक तक रैली निकाली गई। हमारे गुरिल्लों के धरने को अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में 5000 दिन आज पूरे हुए हैं। 5000 दिन होने पर आज हमने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही कल से हम एक रथ यात्रा भी प्रारंभ कर रहे हैं, जो चितई गुरुदेवता मंदिर से प्रारंभ होगी। उसका उद्देश्य यह है कि गुरिल्ला को जागृत करना, इसके साथ ही सरकार को अपनी मांगों से, जो पिछले 17 सालों से हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है, उसको चेताना और अपने गुरिल्ला साथियों को जन जागृत करना और आम जनता को भी
अपनी इन 17 साल के आंदोलन की पीड़ा को बताना। इसके बाद हम देहरादून से दिल्ली यात्रा का भी कार्यक्रम। उधर रामनगर में सुबह वन प्रभाग की कोसी रेंज के अंतर्गत तैनात वन कर्मियों ने बैलगढ़ चौकी पर चेकिंग के दौरान यूकेलिप्टस की लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक मौके से तेज रफ्तार करके फरार हो गया, जिस पर वन कर्मियों ने वाहन का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। घटना के संबंध में शेखर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 100 गिल्टें यूकेलिप्टस के बरामद की गई हैं। मौके पर तस्करों की बाइक और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद लकड़ी की कीमत 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में लापरवाही बरतने पर गेट पर तैनात दैनिक श्रमिक को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक लिप्टिस की ट्रॉली की सुबह खबर आई थी, उसका पीछा करके जो है हमने जो है वो शिवलालपुर चुंगी के समीप पकड़ी है। उसमें जो है 100 नग लकड़ी के हैं, एक मोटरसाइकिल, 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इस बारे में तो ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगता है। किसी कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई? हाँ, एक जो उस समय कर्मचारी गेट पर तैनात था, उस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उधर राजधानी देहरादून के टर्नर रोड पर कुछ दिनों पहले एक घर में मुस्लिम दंपति की लाश मिलने के मामले में पुलिस को आत्महत्या का अंदेशा लग रहा था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतक कासिफ के पिता ने मृतक अनम के भाई पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसे देखते हुए थाने में तहरीर दी गई। इस बात को लेकर एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि कासिफ के पिता ने उनकी दूसरी बहू अनम के भाई पर उन्हें हत्या का शक है, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के पिता के बयान के आधार पर तफ्तीश चल रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पहले जो है थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में 2 डेड बॉडीज घर से मिली थी। इस संबंध में जो मृतक हैं उसके पिता द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो उनकी बहू, जो दूसरी बहू थी, उसके भाई पर उनको शक है कि उन दोनों की हत्या कारित की गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उधर रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सावलदी पश्चिम क्षेत्र में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।